Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I'm Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. It's 27th of September. कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बट आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे उसे भी हम कवर कर लेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका न्यूज़पेपर एनालिसिस में से पीछे नहीं रहेगा। सो आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ इज L69 G4 countries seek urgent reform of UN Security Council। ये जो न्यूज आई है ये यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के रिस्पेक्ट में आई है। हमने लास्ट क्लास में बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था अबाउट द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 मेंबर्स हैं, जो कि फोकस करती है पीस, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूल बेस्ड वर्ल्ड हो, साथ के साथ ह्यूमैनिटेरियन रूल्स और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को प्रॉपर कंडक्ट करवाया जाए। इन सारी चीजों पर यूनाइटेड नेशंस फोकस करती है। यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट्स हैं जिसे हमने डेप्थ में समझा था। जनरल असेंबली हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इकोसॉक हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटेरिएट हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड चीजों से डील करता है। अगर इसकी बात करें तो इसे 1945 में ही बनाया गया था। इस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही स्टैब्लिश है। इसका मेन काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। अगर बात की जाए इसके मेंबर कंट्रीज की, तो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर कंट्रीज प्रेजेंट है, जिसमें से 5 परमानेंट रहती हैं और 10 टेम्परेरी बेसिस पर समय समय पर इलेक्ट की जाती हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ये 5 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर्स है। अब बात करते हैं इसमें रिफॉर्म्स की। हम सब जानते हैं 1945 में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया गया था। उस टाइम पे वर्ल्ड कुछ अलग चीजों से जूझ रहा था, कुछ अलग प्रॉब्लम सामने थी और उस टाइम पर यूनाइटेड नेशन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी छोटा था। मतलब कि अब यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स बढ़ चुके हैं। देयर आर 193 कंट्रीज दैट आर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। उनका रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं उन्हें रीजनल बेसिस के, मतलब कि कौन से रीजन को कौन सी कंट्री रिप्रेजेंट करेगी उस हिसाब से इलेक्ट किया जाता है एक शॉर्ट टर्म के लिए। बट अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, आखिर क्यों इतना ज्यादा डिमांड चल रहा है कि हमें यूनाइटेड नेशंस में चेंजेस लाने हैं, उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। पहला चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट है वीटो पावर। होता क्या है कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस बाइंडिंग रहते हैं मेंबर कंट्रीज पर, और अगर कोई भी इशू उठकर आता है सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, अगर उस पे वोटिंग की बात करें तो होता क्या है कि सारी कंट्रीज अपने हिसाब से वोट करती हैं, लेकिन अगर 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक कंट्री ने भी वोट देने से मना कर दिया या फिर अपने वोट को रोक लिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता है। इस वोटिंग पावर में वीटो के प्रोविजन का कई बार मिसयूज किया जाता है परमानेंट मेंबर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कोई इशू सामने ला रहा है, उसमें सारी कंट्रीज इंडिया के साथ है, बट चूंकि चाइना भी इसका एक परमानेंट मेंबर का पार्ट है, सो अगर चाइना ने उस रिजोल्यूशन में वीटो कर दिया, उसने वोटिंग करने से मना कर दिया, तो वो इशू सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, वो इशू वहीं के वहीं रह जाता है। सो इसलिए इंडिया कंटिन्यूअस डिमांड कर रहा है कि कुछ कंट्रीज और इंडिया को भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का पार्ट बनाया जाए, ताकि ग्लोबल लेवल पर जो बढ़ते हुए इश्यूज है, जो 1945 की प्रॉब्लम्स थी वो अलग थी और अब की प्रॉब्लम अलग है। सो इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए बात की जा रही है कि इंडिया को भी इसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ताकि इंडिया भी अपने मुद्दों को सबके सामने रखे, उसके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हो जिसके थ्रू प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन
हो सके। अगर वो 4 कंट्रीज की बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज बात करें कि हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, दैट इज इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान। ये 4 ही कंट्रीज बढ़ती हुई हमें इमर्जिंग डेमोक्रेसीज या इमर्जिंग इकोनॉमीज दिख रही है। ब्राजील भी अपने डेवलपिंग स्टेज पर है, इंडिया भी, साथ के साथ जर्मनी और जापान भी। ये सारी कंट्रीज बात करिए कि जो ये अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग रीजन्स में स्टैब्लिश्ड है। सो उन सब रीजन्स की एक कलेक्टिव वॉइस बनकर ये चारों कंट्रीज सामने आएंगी और बढ़ते हुए इमर्जिंग जो इश्यूज है उन सबको यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया जाएगा, ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके, जो कि अल्टीमेट एम है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का। ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करता है यूएनएससी में रिफॉर्म से रिलेटेड और कौन कौन सी कंट्रीज अपना प्रपोजल रख रही है कि किसको किसको यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप की जरूरत है। उसे हमने डेप्थ में डिस्कस कर लिया। अवर नेक्स्ट इज कर्नाटका गवर्नमेंट विड्रॉज जनरल कंसेंट टू सीबीआई टू कंडक्ट प्रोब। बेसिकली कर्नाटका गवर्नमेंट ने, होता क्या है, पहले मैं सीबीआई को डेप्थ में समझाती हूँ, उसके बाद इस न्यूज पर आती हूँ कि ये न्यूज क्या कह रही है। सीबीआई सीबीआई क्या है? एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये एक एजेंसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो हाईएस्ट लेवल की है। अगर बात की जाए विजिलेंस की, चाहे बात की जाए लोकपाल की, दोनों को असिस्टेंस सीबीआई प्रोवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली ये है वो है कि सीबीआई ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की किसी आर्टिकल की हेल्प से नहीं बनाया है, ना ही किसी एक्ट के थ्रू बनाया है। 1962-64 के टाइम पे संथानम कमीशन, संथानम कमेटी बनाई गई थी, जो कि करप्शन से रिलेटेड चीजों को वर्कआउट करने के लिए बनाई गई थी। उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमने सीबीआई बनाया था। अगर और हिस्ट्री की बात करें कि हमें ऐसी चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, फूड ग्रेन्स का और चीजों की चोरी हो रही थी, उन सब का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी, जो कि अपनी पावर एंड अथॉरिटी ले रही थी स्पेशल दिल्ली पुलिस के एक्ट से, 1946 के दिल्ली पुलिस एक्ट से अपनी पावर्स को उठा रही थी। सो वैसी ही बॉडी हमने सीबीआई बनाई है। सीबीआई एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में से एक है सीबीआई, जो कि ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल है ना कि स्टैट्यूटरी है। ये अपनी पावर्स को लेती है एक एक्ट से, जो कि दिल्ली पुलिस का एक्ट है। मैं उस एक्ट का नाम आपको बताती हूँ, दैट इज द दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946। अगर बात की जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। हम सब इस चीज को कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं पुलिस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। सो हमें डाउट हो सकता है कि सीबीआई भी किसके अंतर्गत आएगी? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। बट ऐसा नहीं है, सीबीआई आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत। अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शंस की। सो पहला फंक्शन होता है एंटी करप्शन। ये 4 तरह के केसेस को डील करती है। करप्शन से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक क्राइम्स हो गया, स्पेशल क्राइम्स हो गया और सुओ मोटो केसेस, मतलब कि खुद से भी सीबीआई कुछ केसेस को ले सकती है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज के इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे रही है सीबीआई को, तो सीबीआई को उस चीज के लिए पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सपोज ये वाला जो आज की जो न्यूज आई है उसको अगर डिस्कस करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया सीबीआई को कि भाई कर्नाटका में ये एक क्राइम चल रहा है, इस चीज का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करना है। सो सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के पहले उस स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेती है। इसी रिस्पेक्ट में कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सीबीआई को जनरल परमिशन दे रखी है, मतलब कि कोई भी मैटर हो, कोई भी क्राइम हो, सीबीआई विदाउट परमिशन उस स्टेट में इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज कंडक्ट कर सकती है। लेकिन कुछ स्टेट्स ने इस चीज को लिमिट कर दिया है कि केस टू केस बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट सीबीआई को परमिशन देती है। इसी रिगार्डिंग आज की न्यूज आई है
कर्नाटका गवर्नमेंट ने पहले सीबीआई को जनरल परमिशन दे रखी थी, मतलब कि सीबीआई को बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये चीज ऑब्जर्व की कि सीबीआई अपने पावर्स का मिसयूज कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज उसके अंतर्गत फिल किए गए हैं और वो अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को तोड़ मरोड़ कर रिप्रेजेंट करते हैं। सो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपनी जनरल परमिशन को वापस ले लिया है और कर्नाटका गवर्नमेंट अब इस मुद्दे पर आई है कि अब हम केस टू केस बेसिस पर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करेंगे। एक और पॉइंट याद रखने वाली चीज ये है कि जो इंटरपोल होता है, दैट इज इंटरनेशनल पुलिस, सपोज कोई क्राइम ग्लोबल लेवल पर होता है और ग्लोबल लेवल पर होने की वजह से अगर उसका एम्बिट अलग अलग कंट्रीज में फैला हुआ है, कोई क्राइम हुआ जिसमें इंडिया भी सस्पेक्टेड है, सो इंडिया के साइड से सीबीआई ही इंटर पुलिस को अपना असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। मतलब कि इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने सीबीआई को पावर्स दे रखी है। सीबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है इंटरपोल के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट इज न्यू पैक्ट टू बी साइंड बिटवीन राजस्थान मध्य प्रदेश फॉर मॉडिफाइड रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। बेसिकली इसमें एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एक रिवर बेसिन प्रेजेंट है जिसका नाम है चंबल। चंबल रिवर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से ओरिजिनेट होती है। रिवर चंबल मऊ नाम की एक पहाड़ी है वहां से। उसके बाद वो अपना ड्रेनेज पैटर्न बनाती हुई चली जाती है। कुछ बाउंड्रीज उसकी, कुछ जो बेसिन है उसका राजस्थान में भी लाया करता है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज है पार्वती, काली सिंध और फिर और अगर बात करें इस पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चलाए गए, सो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, देन रामेश्वरम, शिवपुर, बनास रिवर, ये सारा जो बेसिन पैटर्न है ये चंबल रिवर बेसिन पैटर्न का है। हम सब जानते हैं राजस्थान कहीं ना कहीं रेनफॉल के मैटर में बहुत नीचे है, मतलब कि वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होता है, जिस वजह से राजस्थान में वाटर रिसोर्स काफी कम देखने को मिलता है। इसलिए चंबल रिवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सेस वाटर चंबल रिवर में प्रेजेंट होने की वजह से हम लिंकिंग की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के रिवर बेसिन को और चंबल रिवर बेसिन को किस तरह से लिंक किया जाए कि वहां पे जो वाटर डेफिसिट की प्रॉब्लम चल रही है उसे कम किया जा सके, चंबल रिवर का वाटर राजस्थान के लिए अवेलेबल हो सके एज अ ड्रिंकिंग रिसोर्स, एज अ इरिगेशन, सब चीजों में उसे यूटिलाइज किया जा सके, ताकि जो वाटर को लेकर रीजनल डिसबैलेंस है, कहीं पे वाटर एक्सेस में प्रेजेंट है, कहीं पे वाटर कम प्रेजेंट है, सो उसको कम किया जा सके और वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जा सके। यह एडिटोरियल पूरा यही डिस्कस कर रहा है कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो कि चंबल रिवर से रिलेटेड है। चंबल की कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि पार्वती, काली सिंध और चंबल, इन सबको लिंक करके वहां पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को कम करने की बात की जा रही है। Then next is special initiative to drive away wild elephants from human habitations in Idukki village. बेसिकली जो साउथ इंडिया है वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज लोकेटेड इन द केरल स्टेट। उस स्टेट में वाइल्ड लाइफ एलिफेंट्स की संख्या बहुत अधिक है। साथ के साथ वाइल्ड लाइफ एनिमल से प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं वो पंचायत के रीजन में आ जाते हैं, मतलब कि अपने फॉरेस्ट के रीजन को छोड़ के विलेज के अंतर्गत आ जाते हैं और विलेज में फार्मर्स की एक्टिविटीज, फार्म्स को, फार्मलैंड्स को, उनकी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव चलाया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वाइल्ड एलिफेंट्स के बढ़ते हुए प्रकोप को, या यूं कह दें कि बढ़ते हुए मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट इंडिया का एक नेचुरल हेरिटेज एनिमल है। एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीसीज है। कीस्टोन स्पीसीज मतलब कि ये स्पीसीज वहाँ के इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसी स्पीसीज जो स्पीस के स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर आती है, जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है वहाँ पे सब कुछ बैलेंस रखने में,
इकोसिस्टम की हेल्थ को बैलेंस रखने में उन स्पीशीज को कीस्टोन रख बोला जाता है। अगर ये स्पीशीज उस इकोसिस्टम से चली जाती है तो वो इकोसिस्टम पूरी तरह से गिरने की कगार पर आ जाता है, कहीं ना कहीं वहां पे डिस्ट्रक्शन लेवल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सो एलिफेंट एक कीस्टोन स्पीशीज है। अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए तो ये इंडेंजर्ड के अंतर्गत आती है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडिया में ग्लोबल लेवल की 60% एलिफेंट की पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसके नंबर कर्नाटका में है, देन असम एंड देन केरल। हमने इंडिया में कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रखा है। हम एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाते हैं ताकि एलिफेंट्स का इजीली मूवमेंट हो पाए एक जगह से दूसरी जगह पे। मैन एनिमल एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सके, कम किया जा सके। साथ के साथ ग्लोबल लेवल पर भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम जैसे कि माइक प्रोग्राम और भी कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए। इंडिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में ही है, उनके रिजर्वेशन को जो प्रमोट करते हैं। देन नेक्स्ट इज will prepare Assam Accord roadmap by October 25 हिमानता। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को लेकर के। हमारे लिए असम अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डेप्थ में समझते हैं। हुआ क्या कि जब इंडिया में आज़ादी मिली, इंडिया को आज़ादी मिली 1948-49 के टाइम पीरियड पे, हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ गया। मतलब कि जो आसपास के रीजन है, जब हमें आजादी मिली थी उस टाइम पे बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं था, वो पाकिस्तान का ही पार्ट था। सो उस रीजन से बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स इंडिया में आ गए, असम के स्टेट में आ गए, वहां पर रहने लगे। पहला चीज। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन हमें 1971 के टाइम पे देखने को मिला, जब बांग्लादेश को आजाद करवाया गया, पाकिस्तान से अलग किया गया और उसे एक अलग कंट्री बनाया गया। उस टाइम पे भी वहां पर पॉलिटिकली चीजें बहुत खराब चल रही थी। सो उस टाइम पे फिर से हमें असम में बढ़ता हुआ इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिला। अब प्रॉब्लम ये आती है कि पहला चीज, असम के लोगों को ही अपनी आइडेंटिटी पर शक होने लगा कि अगर इन्फिल्ट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क उठने लगेंगे। मतलब कि चीजें बहुत मिक्सअप हो जाएंगी, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि ऑलरेडी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रिसोर्सेज लिमिटेड है। सबसे बड़ी बात की जाए लैंड रिसोर्स की, लैंड वहां पर लिमिटेड है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी तो लैंड पर कितना प्रेशर हो जाएगा, वहां की लोगों के ही एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होने लगेगा। इन सब चीजों को देख करके वहां पर जो वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन है और भी ग्रुप है, उन लोग ने 6 साल 1979 से 1985 तक असम मूवमेंट स्टार्ट किया। उनकी कंटिन्यूअस डिमांड थी कि जो ये इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, हमारी अपनी ही आइडेंटिटी को लेकर के क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं, उन सब के रिगार्डिंग असम के स्टूडेंट यूनियन ने और वहाँ की मेजर पार्टीज ने मिलकर एक एजिटेशन किया, या यूं कह लें कि अपना एक धरना प्रदर्शन किया, असम मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद 6 साल के मूवमेंट के बाद फाइनली वहां पे एक ट्राईपार्टिट अकॉर्ड साइन हुआ, एक एग्रीमेंट पे लाया गया चीजों को। ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट के जो 3 लोग थे वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक साइड पे, एक साइड पे गवर्नमेंट ऑफ असम और एक साइड पे असम मूवमेंट के लीडर्स। इन तीनों कम्युनिटीज ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। सो उस रिगार्डिंग डिसाइड किया गया, एक डेट डिसाइड की गई 24 मार्च 1971 के पहले जो भी लोग असम में आ गए वो तो आ गए, लेकिन उसके बाद जो भी इनफिल्ट्रेशन हुआ है, जो कि इलीगल इमाइग्रेंट्स आसपास की कंट्रीज से असम में आकर बसे हुए हैं, उन्हें जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उन्हें असम से निकाला जाए। सो इसी रिगार्डिंग वहां पे ट्राइब्यूनल्स भी बनाए गए कि ये चीजें चेकआउट की जाए कि कौन वहां का नेटिव है, कौन वहां पे इलीगल माइग्रेंट है। साथ के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज के न्यूज़पेपर में भी आई है वो है क्लॉज 6, असम अकॉर्ड का क्लॉज 6, जो ये बात करता है कि
असम का जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा ताकि असम का जो कल्चर है, हेरिटेज है, लैंग्वेज है, उसे प्रॉपर प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, कंजर्व और प्रमोट किया जा सके। आई एम रिपीटिंग इट, असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है असमीज की आइडेंटिटी को बचाने की। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि असम का लैंग्वेज, कल्चर, हेरिटेज रोका जा सके या फिर प्रिजर्व किया जा सके। ये जो रिकमेंडेशंस है ये एक कमेटी के द्वारा दी गई थी, दैट इज बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस तरह के हमें प्रोविजंस, ऐसी रिकमेंडेशंस हमारे सामने रखी थी। हमने 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया, जिसका क्लॉज 6 बात करता है असमीज की आइडेंटिटी को बचाना, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना। लेकिन अभी तक उस प्रोसेस में कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। ये जो अभी का न्यूज में फिर से ये चीज बनी है, वो इसीलिए बनी है कि असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब जल्द से जल्द हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये थी इस न्यूज के बारे में पूरी चीजें। Then next is conversion antithetical to constitutional principles VP। बेसिकली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीश धाकड़ जी, उनका स्टेटमेंट आया है कि इंडिया में हम रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड करते हैं। आपके पास राइट है, आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट करते हो, प्रोफेस कर सकते हो, सब कुछ राइट है। लेकिन इंडिया फोर्सफुली कन्वर्जन पर विश्वास नहीं रखता है। ये जो प्रैक्टिस है ये एक एंटी है, मतलब कि ये नीति के नैतिक के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है। हम इंडिया में ऐसी चीजें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इंडिया के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड कर रखी है कि कोई भी पर्सन इज फ्री, वो फ्री है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है और प्रैक्टिस भी कर सकता है। सबको बता भी सकता है कि मैं ये रिलीजन को अपनाता हूँ, उस सब के लिए फ्रीडम है। लेकिन एंटी कन्वर्जन मतलब कि अगर कोई पर्सन फोर्सफुली किसी के रिलीजन को कन्वर्ट करवा रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन हैज थ्राइव्ड ओवर द ईयर्स एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। बेसिकली हम सब जानते हैं, कई बार बताया भी गया है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसे लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि समय समय पर इस पे चेंजेस आते रहे हैं। जो भी इशू, फॉर एग्जाम्पल बहुत क्लियरली बोला गया है कि जो जजमेंट्स, जो सिनेरियोज आज की डेट में इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आज के सिनेरियो के हिसाब से बताया गया है, जरूरी नहीं है कि वो आने वाले समय में भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो। समय की डिमांड के हिसाब से जजमेंट्स या समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया बदलता है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड रहता, फ्लेक्सिबल नहीं रहता, समय के हिसाब से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो आज तक सरवाइव नहीं कर सकता था। हमने एग्जाम्पल देखे हैं कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी कुछ साल होते नहीं है कि उनको पूरी तरीके से बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। समय समय पर उस पर चेंजेस लाए जाते हैं, उसको समय के हिसाब से बदला जाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, मतलब कि लंबे समय तक चलते आ रहे हैं। हमने अपनी आज़ादी के समय पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी इम्पोर्टेंस आज भी उतनी ही है जितनी हमने उसे बनाया था तब थी। नेक्स्ट इज सेंटर लाइकली टू इंक्रीज प्राइसेस ऑफ एथेनॉल एंड शुगर, सेज प्रहलाद जोशी। बेसिकली इंडिया में एक प्रोग्राम चल रहा है। इंडिया में बेसिकली हम बात करें, जैसे कि हमारा टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे। मतलब कि हम कार्बन का एमिशन, जितना एमिशन करेंगे उतना ही उसे कवर अप भी करेंगे। जीरो होना चाहिए कार्बन का एमिशन। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन एमिट ही नहीं करोगे, बट जितना आप एमिट कर रहे हो उतना आप कहीं से उसको मतलब यूज भी करो। ऐसा हमारा एम है। 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिटर जीरो बन जाएंगे।
सो उसी के रिगार्डिंग हम कई सारी पॉलिसीज चलाते हैं। उसमें से एक है, हमने प्रमोट किया है बायोफ्यूल्स को। बायोफ्यूल्स एक हाइड्रोकार्बन है, एक ऐसा फ्यूल है जो कि इफेक्टिव है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जो कि इफेक्टिव है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जो कि इफेक्टिव है जो हमारा एनर्जी का फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस है इतना ज़्यादा, उसको कम करने के लिए। सो इसी रिगार्डिंग ये न्यूज़ आई है। हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मतलब कि जो हमारे नॉर्मल फ्यूल्स हैं उसमें हम 20% एथेनॉल ब्लेंड करेंगे। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक हाइड्रोकार्बन है। एथेनॉल को हम 4 जनरेशन के थ्रू या 4 जनरेशन में डिवाइड कर चुके हैं। पहला ऐसा, जब हम एथेनॉल को बनाते हैं एडिबल फूड आइटम्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल शुगर का यूज करके, मेज का यूज करके और भी अलग अलग खाने वाली चीजों का यूज करके अगर हम एथेनॉल को बना रहे हैं तो उसे बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन फ्यूल। देन सेकेंड जनरेशन, जिसमें हम नॉन एडिबल पार्ट का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नारियल का छिलका, हस्क, उसे तो हम नहीं खाते, या फिर पराली हो गई जिसे स्टबल बोला जाता है, वो सब अगर हम इन सब चीजों का यूज करके बनाते हैं एथेनॉल को, दैट इज सेकेंड जनरेशन फ्यूल। उसके बाद बात आती है थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फोर्थ जनरेशन में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज करते हैं। ये 4 जनरेशन है एथेनॉल बनाने की। एथेनॉल बनाने के बाद उसे हम ब्लेंड करते हैं पेट्रोल के साथ और फिर वो एक बायोफ्यूल हो जाता है। बायोफ्यूल का बेनिफिट ये, पॉल्यूशन कम होगा, एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ज़्यादा शिफ्ट होंगे, फॉसिल फ्यूल्स पर हमारा डिपेंडेंस कम होगा। सो उसी रिगार्डिंग आज की न्यूज़ आई है कि आने वाले समय में हमें शुगर के प्राइसेस और एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब से हमने ये पॉलिसी स्टार्ट की तब से ये जो प्राइसेस है वो उसी अमाउंट पर रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि हमने जो प्राइस डिसाइड की थी उतनी ही प्राइस चल रही है। अब हमें उस प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो हमने बहुत डेप्थ में समझ लिया बायोफ्यूल क्या होते हैं, उसकी जनरेशंस क्या होती है। अब एक बार थोड़ा सा इस सिनेरियो के थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं, इस न्यूज़ को और भी ज़्यादा अपने बियॉन्ड द उसके जाते हैं, इसके चैलेंजेस की बात करते हैं। होता क्या है कि मैंने बात की कि हम अभी जो फोकस है ना हमारा, वो इस पर है कि हम एडिबल चीज़ों से एथेनॉल को बना रहे हैं, शुगर केन का यूज़ कर रहे हैं, मेज का यूज कर रहे हैं, अलग अलग तरह की क्रॉप्स का यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो फूड ग्रेन है वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हो रहा है। जो फूड ग्रेन हमारे खाने में यूज होना चाहिए, हम उसे कंजप्शन करें तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होने चाहिए, उसको हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एथेनॉल बनाने के लिए। सो इससे कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि फूड क्रॉप की जो प्राइस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फूड सिक्योरिटी की बात की जाए तो हमें फूड ग्रेन्स के शॉर्टेज देखने को मिल रहे हैं। ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। इसलिए हम अगर बायोफ्यूल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हम प्लस प्लस वाली सिचुएशन में जाना चाहते तो हमें इन चीज़ों पर भी फोकस करना है कि किसी भी चीज़ का उतना ही यूज़ करना है ताकि जो हमारा एक बैलेंस बना हुआ है, जो चीज़ें फूड ग्रेन्स के लिए यूज़ होनी चाहिए वो वहाँ पर उसका डिसबैलेंस ना हो, उनकी अवेलेबिलिटी वहाँ पर कम ना हो, बल्कि वहाँ पर भी सफिशिएंट अवेलेबल हो और हम उसका ओवर मतलब कि उसकी खेती बढ़ा दे, उसका यूज बढ़ा दे, ताकि अगर हम उसे डाइवर्ट कर भी रहे हैं तो उससे हमारे फूड सिक्योरिटी पर क्वेश्चंस ना उठे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड रेबीज डे, ट्रेसिंग द जर्नी फ्रॉम मिथ्स टू मॉडर्न मेडिसिन। बेसिकली ये जो आज का एडिटोरियल आया है वो रेबीज को लेकर के आया है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। रेबीज एक जूनोटिक डिसीज है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज है, साथ के साथ वायरल डिसीज है। जूनोटिक डिसीज मतलब कि एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती है, अगर साथ के साथ ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी बहुत इजीली ट्रांसफर हो सकती है। जो रेबीज कैरी करने वाले एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल डॉग, मंकी, कैट, इन सब की सलाइवा में एक वायरस प्रेजेंट रहता है जिसे बोला जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस। इस वायरस के कारण अगर उन्होंने किसी भी इंसान को चाबा है, काटा है,
तो वो वायरस ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत चला जाता है और इससे ह्यूमन को रेबीज हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि इसके होने से अगर जो डॉग है वो अगर उससे अगर वैक्सीन लगाई गई है तो रेबीज इंसान को नहीं होता है, लेकिन ये 100% फैटल डिजीज है, मतलब कि अगर किसी इंसान को हो गया तो उसकी डेथ हो जाती है। सो इस तरह की जो इंडिया में केसेस है, ऐसा माना गया है कि 60% ग्लोबल रेबीज 100% ग्लोबल रेबीज के केसेस में से 36% इंडिया में है, मतलब कि 36% लोगों की जो डेथ होती है वो इंडिया से होती है और वो रेबीज से होती है, जो कि इन एनिमल्स के काटने की वजह से हमें देखने को मिलता है। सो जरूरत है कि हम इस चीज में अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर हमारे पास ऐसी वैक्सीन अवेलेबल है जो कि लोगों की डेथ को रोक सकती है, सो हमें उस साइड अपने स्टेप्स बढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रीथिंक इंडियाज पेंशन सिस्टम। इसमें इंडिया के पेंशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है। इंडिया में 3 तरह के पेंशन सिस्टम समय समय पर इवॉल्व हुए हैं। पहला था ओल्ड पेंशन सिस्टम, देन नेशनल पेंशन सिस्टम। अब जो नया सिस्टम हम लाने की बात कर रहे हैं वो है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। पहले बात करते हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम की। ओल्ड पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बनाया गया था। इसके अंतर्गत मार्केट ड्रिवन चीजों का कोई रोल नहीं था, मतलब कि गवर्नमेंट पैसों को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती थी। मार्केट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कितना अपने पेंशन के लिए पैसा दिया, उन सब का कोई रोल नहीं रहता था। सीधा सीधा गवर्नमेंट 100% अपने पैसों में से एम्प्लॉयज को पेंशन प्रोवाइड करती थी। ऐसा सिस्टम चलता रहा था 2004 तक। 2004 के बाद हमने लाया नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत ऐसा कहा गया कि अब को कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब कि गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉय दोनों मिलकर एक अमाउंट को कंट्रीब्यूट करेंगे, पूल अप करेंगे और फिर वो पूल्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, ट्रांजैक्शन बिल्स में, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट होगा। फिर उस पैसे से जितना पैसा वापस आएगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज अ पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि जो पूल्ड मनी है वो मार्केट फोर्सेस पर बेस्ड है, मतलब कि अगर मार्केट में जो बिल्स में जिन सिक्योरिटी बिल्स पर या जिन म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, अगर वहां से जितना ज्यादा प्रॉफिट निकला है उतनी ज्यादा पर्सन की पेंशन होती थी। अगर प्रॉफिट कम है तो पेंशन भी कम रहती थी। सो इसको लेकर के कंटिन्यूअसली मतलब कि लोगों के बीच में वो इस चीज से ना खुश थे, मतलब कि कहीं ना कहीं लोगों की जो एक सिक्योरिटी रहती है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के वो कम होती हुई नजर आ रही थी। सो समय पर डिमांड की गई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने डिमांड की कि नेशनल पेंशन स्कीम में चेंजेस लाए जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ शिफ्ट हुआ जाए। फिर रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम सामने लाई। इस पेंशन के अंतर्गत बात किया गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उन्हें उनकी लास्ट ड्रिवन सैलरी का 50% जो सैलरी का 50% है उतना पेंशन में दिया ही जाएगा। पहला चीज। दूसरी बात की गई कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अपने टाइम से पहले ही डेथ हो जा रही है तो उसको अपनी पेंशन का 60% निकालने का मौका दिया गया। साथ के साथ बात की गई कि अगर कोई एम्प्लॉय 10 इयर्स तक गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है तो उसे 10,000 पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह के प्रोविजंस लाए गए नए पेंशन स्कीम के द्वारा, जिसे बोला जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अभी भी इस स्कीम को लेकर के कई सारे डाउट्स हैं, इसलिए बात की जा रही है। जो आज का एडिटोरियल आया है वो यही बात कर रहा है कि हमें इस पेंशन को रीथिंक करने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर गवर्नमेंट कितना मिलाएगी? क्या एम्प्लॉय को अभी भी मिलाना है या फिर 100% गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन जिस तरह से बदल रहा है उसका हमारी पेंशन पर क्या असर होगा? इन सारी चीजों को लेकर के अभी भी क्वेश्चंस है। जरूरत है कि इस चीज के बारे में अभी चेंजेस किए जाए, अभी रीथिंक किया जाए और फिर उसके बाद इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए। नेक्स्ट इज गोइंग बुलिश ऑन इन्वेस्टमेंट इन तमिलनाडु। बेसिकली ये जो एडिटोरियल है ये बात करता है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु इंडिया का एक स्टेट है जो कि डेक्कन में है।
हमारे पेनिनसुलर इंडिया में सदर्न टिप पर एक स्टेट है तमिलनाडु, उसकी पूरी स्पेशलिटी के बारे में बात की जा रही है इस एडिटोरियल में। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि पहले किस तरह से इंडिया जो तमिलनाडु है वो एक पुअर स्टेट था, रिसोर्सेज की उतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर तमिलनाडु में द्रविडियन मॉडल को फॉलो किया गया, वहां के रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया, वहां पे गवर्नेंस को बढ़ाया गया। इन सब चीजों से तमिलनाडु अब इतनी अच्छी तरीके से सामने उभर कर आया है कि जो हम बात करते हैं ना चाइना को रिप्लेस करने की, सब्स्टिट्यूट करने की, कि किस तरह से चाइना को मेन उससे हटाया जाए और उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे सामने कोई अदर भी तो होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, चाइना की पॉलिसी कुछ इस तरह की है, एक्सट्रीमिज्म की, एक्सपेंशन की। उन चीजों से परेशान होकर जो ग्लोबल लेवल पर कंपनीज हैं और भी इन्वेस्टर्स हैं, वो सब एक नए ऑप्शंस की सर्च में है कि हमें कौन सा ऐसा नया चीज मिले जहां पर हम अपनी कंपनीज को स्टैब्लिश करें, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करें। उनके लिए तमिलनाडु एक अच्छा ऑप्शन सामने आ सकता है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु ने अपनी सारी चीजों पर बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बेहतरीन है, सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है, फर्टिलिटी रेट वहां का कंट्रोल्ड है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो 46% 48% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज देखे गए हैं। एजुकेशन वहाँ का बहुत बेहतर है, स्किलिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब कि ओवरऑल जो तमिलनाडु है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 6% लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन जीडीपी की बात की जाए तो 9% जीडीपी जो है वो तमिलनाडु से आती है। मतलब कि वहां पे सारी ऐसी चीजें अवेलेबल हैं जो कि कंपनीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, वहां पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है। बात की जा रही है ये सारी चीजें वहां पर अगर हुई है पॉसिबल, तो वो है द्रविडियन मॉडल। द्रविडियन मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो एम्फसाइज करता है गवर्नेंस पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, स्किलिंग पर, हर एक सेक्टर पर जो कि ह्यूमन कनेक्टेड सेक्टर है, जो ह्यूमन को अपग्रेड करने की बात कर रहा है, उन सब चीजों पर बेहतर गवर्नेंस करना, बेहतर इन्वेस्ट करने की बात करता है। इस वजह से तमिलनाडु आज एक ऐसी स्टेट बन गया है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हर चीज में, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, हर चीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज का जो ये एडिटोरियल है वो यही बात कर रहा है कि कैसे तमिलनाडु सारे ग्लोबल लेवल के इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये इस एडिटोरियल में 2-3 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल दिया गया है ऑटोमोबाइल सेक्टर का, कि जो तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फोर्ड हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, या कोई भी कंपनी हो गई, हर कंपनी ने अपना शोरूम, अपनी यूनिट्स को तमिलनाडु में स्टैब्लिश कर रखा है, पहला चीज। दूसरा एग्जाम्पल दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। वहां पे जो वर्कफोर्स है वो इतनी एजुकेटेड है, स्किल्ड है कि कंपनीज ने, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, हर एक कंपनी ने अपनी यूनिट वहां पर स्टैब्लिश कर रखी है। क्यों? क्योंकि वहां का लेबर ही इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है कि वो कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और कंपनीज को क्या चाहिए? लेबर फोर्स चाहिए ताकि वो उनके साथ पार्टिसिपेट करे और ग्रोथ में हिस्सा ले। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि किस तरह से तमिलनाडु ने अपनी ग्रोथ को अचीव किया है, किस तरह से तमिलनाडु एक प्रिपेयर्ड स्टेट हो गया मध्य प्रदेश इंडिया का, ताकि वो ग्लोबल चीजों को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट इज स्टॉर्म्स ब्रूइंग इन ईस्ट साउथ चाइना सीज। ये पूरा एडिटोरियल साउथ चाइना सी के बारे में डिस्कस कर रहा है। साउथ चाइना सी, चाइना के नीचे वाला जो रीजन है वो कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, अलग अलग कंट्रीज अपने अपने स्टैक्स की बात करती है कि ये रीजन मेरा है या ये रीजन मेरा है। रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत साउथ चाइना सी के 90% ऑफ रीजन का क्लेम बताता है कि ये जो रीजन है ये मेरे को बिलोंग करता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हर कोई लड़ता है साउथ चाइना सी के लिए? वो ये है कि वहां पर नेचुरल गैस हो गया,
रिसोर्सेज हो गया, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत अधिक है, वो काफी रिच एरिया है। सो हर एक कंट्री अपना स्टेक चाहती है कि इस रीजन पर मेरा अधिकार हो, ताकि इन रिसोर्सेज को मैं एक्सप्लॉइट कर सकूं और अपनी कंट्री को फ्लरिश कर सकूं। अगर इकोनॉमी ट्रेड की बात करें तो साउथ चाइना सी कहीं ना कहीं ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कनेक्टिविटी, ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड का कितना ज्यादा परसेंटेज उस रूट से पास आउट होता है। तो इसलिए उस एरिया में अपनी हेजेमोनी मेंटेन करना, उस एरिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है चाइना हमेशा। इस वजह से क्या हो रहा है, जो साउथ चाइना सी के बॉर्डर रीजन्स है, वो भी अपनी डिफेंस को, अपनी कंट्री को, अपनी मिलिट्री को और भी बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल एक्सपेंडिचर है डिफेंस सेक्टर में वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर कंट्रीज अपने आप को फुल्ली आर्मामेंट कर लेंगी, न्यूक्लियर डेवलप कर लेंगी, तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उनको इन सब चीजों से बहुत रिस्क हो सकता है। इसलिए बात की जा रही है कि हमें इन सारी चीजों का सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। जो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है उस पे प्रॉपर जो यूएन के लॉज है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, कंट्रीज अपने एक नॉर्मल उससे ग्रोथ करें। कोई भी कंट्री डिफेंस के सेक्टर में, न्यूक्लियर के सेक्टर में एकदम अल्टीमेटम तक ग्रो ना कर जाए। नेक्स्ट इज अर्बन कंजप्शन वीकनिंग, पब्लिक कैपेक्स टू पिकअप। बेसिकली ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि इस साल जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अर्बन कंजप्शन जो है वो हमें बढ़ता नजर आएगा, मतलब कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो अलग अलग सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल हो गया या और भी कोई भी सेक्टर हो गया, उन सब में अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। लेकिन जो ट्रेंड्स है, जो अभी की स्टडी है वो कुछ अलग ही बता रही है कि अर्बन कंजप्शन वीक हो रहा है, मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन खर्च नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज चाइना's intercontinental missile sends wave across Indo-Pacific। बेसिकली इंटरकंटिनेंटल मिसाइल के बारे में बात किया गया है। इंटरनेशनल इंटरकंटिनेंटल मिसाइल मतलब ऐसी मिसाइल्स जो कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट पर अटैक कर सकती है। सो चाइना ने अपनी एक ऐसी इंटरकंटिनेंटल मिसाइल को टेस्ट किया है पैसिफिक ओशियन में। चाइना अक्सर ऐसी चीजों को दबी में टेस्ट करता है, मतलब कि वो ग्लोबल लेवल पर चीजों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अंदर ही अंदर अपने आर्म्स को बना रहा होता है। लेकिन अभी चाइना ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि चाइना वर्ल्ड को डिस्प्ले करना चाहता है, अपनी पावर, अपनी हेजेमनी, कि मेरे पास इतनी चीजें अवेलेबल हैं, मैं चाहूं तो किसी भी कंट्री को, किसी भी कंटिनेंट को तबाह कर सकता हूँ। साथ के साथ पहली चीज ये कि वो पैसिफिक ओशियन में ही उसने इस इंटरकंटिनेंटल मिसाइल का टेस्ट इसलिए किया है। पहली चीज वो डिस्प्ले करना चाहता था पूरे ग्लोब को। दूसरी चीज वो अमेरिका को एक सिग्नल भेजना चाहता है कि मैंने अपने आर्मामेंट इतने तरीके से डेवलप कर लिए हैं। सो एक तरह की वार्निंग अलर्ट भेजना चाहता था यूएसए को, इसलिए चाइना ने अपनी इंटरकंटिनेंटल मिसाइल को टेस्ट किया है पैसिफिक वाले रीजन में। आज के न्यूज़पेपर से इतनी ही न्यूज़ थी। अब हम प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेसिकली 1924 से हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई स्टार्ट हुई थी। अब उसे 100 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए आईवीसी कंटिन्यू न्यूज़ में बना ही हुआ है। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इससे इसका जो डेवलपमेंट है वो 1300 बीसी से 1300 बीसी तक हुआ है। कई स्टेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश की है। अर्ली पीरियड हो गया, मैच्योर पीरियड हो गया, फिर डेक्लाइनिंग पीरियड हो गया। कई सारे फेजेस में हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिवाइड किया गया है। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है, ये पहली साइट थी जिसे एक्सकवेट किया गया था। उसके बाद अलग अलग साइट, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल, धोलावीरा, सुत्को तथा अलग अलग साइट्स को फिर समय समय पर डिस्कवर किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने पीवाईक्यू में भी देखी है, पूछा जा चुका है कि आईवीसी का
करंट सिनेरियो में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, आईवीसी के एक्सकेवेशन से हमें क्या सीखना चाहिए और उन चीजों को, कौन सी चीजों को हमें हमारी करंट सिटी प्लानिंग में, स्मार्ट सिटीज को बनाने में हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। सो उसको डिस्कस करते हैं। पहला है सिटी प्लानिंग। हमें अपनी सिटीज को सस्टेनेबल डेवलप करना चाहिए, लैंड का एफिशिएंट यूज करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम सिस्टमेटिक बनाना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, सैनिटेशन सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन का सैनिटेशन ड्रेनेज पैटर्न इतना बेहतरीन बना है कि वो आपस में एकदम 190 डिग्री के एंगल्स पे एक दूसरे को कट करते हैं। सैनिटेशन के लिए, ड्रेनेज पैटर्न की सैनिटेशन के लिए प्रॉपर पिट्स बनाए गए हैं, उन्हें ओपन किया जाता था, क्लीन किया जाता था। ये सारी चीजें हमें अपनी स्मार्ट सिटीज में इंक्लूड करने की जरूरत है। वहाँ की जो सैनिटेशन सिस्टम था वो एडवांस था, वेल डिजाइंड था, वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से होता था, पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर चीजें की जाती थी। फिर प्लांट नेबरहुड, मतलब कि जैसे अभी क्या होता है, अभी कुछ भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता है। तब के समय में प्लांट नेबरहुड पर भी फोकस किया जाता था। प्रेजेंट डे सिटीज आर can promote walkable neighborhoods, mixed land use planning and public spaces to enhance community and social connectivity। अभी की चीजों में ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर हम किसी भी चीज का अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो प्रॉपर उनका सिस्टमेटिक पहले समझना चाहिए कि क्या चीज यहाँ पर रखनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। इसको अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उससे आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें प्लानिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई, एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो गई, ये सारी चीजें हम आईवीसी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। सो 2020 में यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आईवीसी से कौन सी चीजें हम करंट सिनेरियो में भी यूज आउट कर सकते हैं। सो उसे हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज क्वाड। वी ऑल नो क्वाड की एक समिट ऑर्गेनाइज हुई थी यूएसए में। उसी रिगार्डिंग आज का प्रीलिम्स को लेकर के हम रिवाइज करें कि उसमें हमने कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया था। पहला चीज था कैंसर मूनशूट। सर्वाइकल कैंसर के बढ़ते हुए केसेस को देख करके क्वाड समिट में सर्वाइकल कैंसर को हैंडल करने के लिए पहला इनिशिएटिव लिया गया। दूसरा, मैत्री, दैट इज मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आर्मीज के बीच में जो भी फोर्सेस है उन सब के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, उस रीजन की सिक्योरिटी के लिए मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। देन क्वाड एट शी शिप ऑब्जर्वर मिशन। 2025 में एक ये शी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक सर्विलियंस सिस्टम है, जो कि क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में बेहतर सर्विलियंस बढ़ाने के लिए, फ्री, ओपन फॉर ऑल और सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन को बनाने के लिए इस तरह का मिशन लॉन्च किया जाएगा। देन क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप। पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। क्वाड कोऑपरेशन ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वी ऑल नो आने वाली जनरेशन एआई की, मशीन लर्निंग की और टेक्नोलॉजी की ही जनरेशन है। सो हम सब जानते हैं जो इंटीग्रेटेड चिप्स बनती है, जो कि एक डिवाइस को बनाने में इंटीग्रेट सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सो उसी की सप्लाई चेन को और भी फ्लुएंट बनाने के लिए, बैरियर फ्री बनाने के लिए हमने क्वाड ग्रुपिंग की मीटिंग में इस चीज को डिस्कस किया था। देन इंडियाज स्पेस बेस्ड मॉनिटरिंग पोर्टल फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट इन मॉरिशियस, अ न्यू क्वाड स्टैम्प फेलोशिप फॉर इंडो पैसिफिक स्टूडेंट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सबको प्रमोट करने के लिए क्वाड के अंतर्गत डिस्कस की गई। क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जो कि 4 नेशंस को मिलकर बनाया गया है। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ये 4 कंट्रीज चाहती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन फ्री, ओपन फॉर ऑल और सिक्योर हो सके। इसीलिए ये क्वाड कंट्रीज समय समय पर मीटअप करती है और समय समय पर नए नए इनिशिएटिव सामने लाती हैं। अलग अलग सेक्टर्स में क्वाड की कंट्रीज ने वर्क किया है। हेल्थ हो गया, क्लाइमेट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गया, स्पेस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। हर एक सेक्टर में क्वाड ने वर्क किया है। कई बार क्वेश्चन उठता है कि क्या क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है, तो उसका आंसर यही होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम अभी भी, अब मिलिट्री अलायंस हेल्थ इनिशिएटिव्स थोड़ी ना बनाता है। सो हमने देखा कि क्वाड ने सिर्फ मिलिट्री के एरिया में काम नहीं किया है,
क्वाड स्पेस में काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, हेल्थ में काम कर रहा है, पोर्ट्स में काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है। सो इन सब सेक्टर्स में काम करके क्वाड ने प्रूव कर दिया है कि क्वाड एक ट्रेड ओरिएंटेड है, सेफ एंड सिक्योर चीजों की तरफ बात करता है, ना कि वो एक मिलिट्री अलायंस है। समय समय पर चाइना कहता आ रहा है कि जिस तरह से यूएसए ने अपनी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ नाटो बनाया है मिलिट्री अलायंस, वैसा ही क्वाड जो यूएसए है वो एशियन कंट्री के साथ मिल करके क्वाड बना रहा है। क्वाड भी एक मिलिट्री अलायंस है। सो इस तरह के अगर क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं, सो उसको बताने के लिए हमें इन पॉइंटर्स का हमारे ब्रेन में होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फ्यूल। रिसेंटली इंडिया और ब्राजील की मीट हुई थी, उस दौरान हमने सस्टेनेबल फ्यूल की बात की। सस्टेनेबल फ्यूल एक ऐसा रिन्यूएबल फ्यूल है जो एविएशन इंडस्ट्री में यूज करने की बात की जा रही है। हम सब जानते हैं अभी एविएशन में एक टरबाइन फ्यूल यूज होता है, टरबाइन इंजन फ्यूल यूज होता है, जो कि रिन्यूएबल नहीं है। बात की जा रही है कि एविएशन एनर्जी में भी रिन्यूएबल फ्यूल को प्रमोट करने के लिए हम एक सस्टेनेबल फ्यूल की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया और ब्राजील ऑलरेडी सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर के काफी ज्यादा पैक्ट्स वगैरह साइन करते आए हैं। अब बात की जा रही है कि ऐसे रिसोर्सेज पर बनाया जाए, ऐसा फ्यूल बनाया जाए जो एविएशन इंडस्ट्री को भी एक नए लेवल तक पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रोकने की बात करे। नेक्स्ट इज डेंगू केसेस। साउथ अमेरिका और ब्राजील में डेंगू के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेंगू एक वायरस से होने वाली डिसीज है जो कि फीमेल मॉस्किटो एडिस एजिप्टी से होती है। जैसे ही एडिस एजिप्टी ह्यूमन बॉडी को बाइट करती है, वो वायरस ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत चला जाता है और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। इसी एडिस एजिप्टी से भी 3 और डिसीजेस होती हैं, दैट इज चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका वायरस। इसके लिए कोई प्रॉपर वैक्सीन वगैरह नहीं डेवलप की है, किसी भी मेडिकेशन के थ्रू इसे ठीक किया जा सकता है। देन पैक्ट फॉर द फ्यूचर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मीटअप हुआ था यूएसए में, उसी दौरान पैक्ट फॉर द फ्यूचर की बात की गई। पैक्ट फॉर द फ्यूचर बात करता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, जेंडर इक्वलिटी पर, पीस कीपिंग चीजों पर। जो अभी के सिनेरियो में हम देख सकते हैं, जो वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं जूझ रहा है सिक्योरिटी को लेकर के, पीस को लेकर के। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन इशू हो गया, इजराइल लेबनान हो गया, या साउथ चाइना सी का एक्सपेंशन वाला रीजन हो गया। इन सब रीजन में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए पैक्ट फॉर द फ्यूचर साइन किया गया है। डिसआर्मामेंट को लेकर के बात की गई है। डिजिटल एंड फ्यूचर जनरेशंस को लेकर के पैक्ट फॉर द फ्यूचर में बात की गई है। आने वाला समय एआई का है, इसलिए ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल है, उतना ही खतरनाक भी है। आने वाले समय में क्या हम अभी भी देखते हैं किस तरह से डीप फेक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जरूरत है कि हम ऐसे एआई को एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत बांधे, ताकि इन चीजों का मिसयूज रोका जा सके। This was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर, देन टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रखी है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस सेशन की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर हम इस सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच. होप यू ऑल लाइक द सेशन.